इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अशोक के धम्म की नीति। सम्राट अशोक मौर्य वंश का तीसरा और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था, जिसने केवल सैन्य विजय तक अपने साम्राज्य को सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने शासन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर धम्म नीति को अपनाकर शासन और समाज में नैतिक मूल्यों का एक नया आदर्श प्रस्तुत किया। अशोक की धम्म नीति केवल धार्मिक सुधार न होकर एक राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक दर्शन थी, जिसका उद्देश्य संपूर्ण प्रजा के कल्याण और समरसता की स्थापना था। धम्म नीति की पृष्ठभूमि। अशोक की धम्म नीति की प्रेरणा का मुख्य स्रोत कलिंग युद्ध ईसा पूर्व 261 था। इस युद्ध में हुई भीषण जनहानि से अशोक का मन विचलित हुआ। इस घटना ने उसे हिंसा की व्यर्थता और अहिंसा की आवश्यकता का बोध कराया। परिणाम स्वरूप उसने बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों को अपनाते हुए एक धम्म आधारित शासन प्रणाली की नींव रखी। धम्म नीति के प्रमुख तत्व एक अहिंसा एवं करुणा। अशोक ने युद्ध का मार्ग त्याग कर दया, करुणा और अहिंसा को शासन की नींव बनाया। पशु बलि पर रोक, शिकार पर नियंत्रण और चिकित्सालयों की स्थापना इसी नीति के अंग थे। 2. धार्मिक सहिष्णुता। उसने सभी मतों के प्रति समभाव अपनाया। शिलालेखों में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी संप्रदायों का सम्मान किया जाना चाहिए। 3. नैतिक एवं सामाजिक कर्तव्य। धम्म नीति का उद्देश्य समाज में नैतिक आचरण को बढ़ावा देना था, जैसे माता पिता की सेवा, बुजुर्गों का सम्मान, सत्यवादिता, ईमानदारी और संयम। 4. धम्म महामात्रों की नियुक्ति। धम्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने विशेष अधिकारियों, धम्म महामात्र की नियुक्ति की, जिनका कार्य समाज में नैतिक मूल्यों और सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। 5. अंतर्राष्ट्रीय धम्म प्रचार। अशोक ने धम्म संदेशों को सीमाओं के पार भेजा। श्रीलंका, मिस्र, सीरिया और ग्रीस जैसे देशों को भी नैतिक और धार्मिक सहअस्तित्व के संदेश भेजे गए। धम्म नीति के उद्देश्य समाज में शांति, सामंजस्य और सदाचार की स्थापना करना। राज्य और धर्म को अलग रखते हुए भी शासन में नैतिक मूल्यों का समावेश करना। विविध मतावलंबियों के मध्य धार्मिक समन्वय स्थापित करना। प्रजा में नैतिक अनुशासन और व्यक्तिगत कर्तव्यों के प्रति चेतना जागृत करना। धम्म नीति का प्रभाव। अशोक की नीतियों से भारतीय उपमहाद्वीप में धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक समन्वय की भावना को बल मिला। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को व्यापक रूप मिला, विशेषतः श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में। यह नीति शासन के उस स्वरूप का प्रतीक बनी जिसमें राज्य नीति और नैतिकता का संतुलन देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं कि हम इसका मूल्यांकन किस प्रकार कर सकते हैं। यद्यपि धम्म नीति में उच्च नैतिक आदर्श थे, किंतु यह नीति कुछ हद तक राजनीतिक यथार्थ से कटकर थी। तत्कालीन साम्राज्य के प्रशासनिक और सैन्य संचालन में व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हुईं। अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य की गिरावट को कुछ इतिहासकार धम्म नीति की अति आदर्शवादिता से भी जोड़ते हैं। तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि अशोक की धम्म नीति ने भारत के शासकीय और सांस्कृतिक इतिहास में नैतिक शासन की एक मिसाल कायम की। निष्कर्ष। अशोक की धम्म नीति न केवल एक व्यक्तिगत आत्म परिवर्तन का प्रमाण थी, बल्कि एक सम्राट के स्तर पर नैतिक शासन के प्रयोग की अनूठी पहल थी। यह नीति भारतीय शासन परंपरा में राज्य सत्ता को नैतिकता से जोड़ने का एक दुर्लभ उदाहरण प्रस्तुत करती है। वर्तमान समय में जब शासन और नैतिकता के बीच दूरी बढ़ रही है, अशोक की धम्म नीति हमें एक मार्गदर्शक की तरह प्रेरित करती है।